Hello students, this is video number 6 of center of mass and the topic is motion of center of mass. This is a very important topic जिसके अंदर हम सेंटर ऑफ मास को लेके बात करने वाले हैं, लीनियर मोमेंटम को लेके बात करने वाले हैं, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम की बात करेंगे। तो इसको अच्छे से समझना है आपने। थोड़ी सी कहानी चेंज हो जाएगी अभी जो हम पहले पढ़ रहे थे। इसमें मेन चीज़ क्या आपने सीखी अभी तक मैं आपको बताता हूँ। इसकी मतलब इसको बोलोगे आप कि आपने जो सेंटर ऑफ मास अभी तक पहले 5 वीडियोज़ में कैलकुलेट करना सीखा ना, वो सेंटर ऑफ मास आपने कैलकुलेट करना क्यों सीखा और उसकी क्या इंपॉर्टेंस है और वो क्या इतना इंपॉर्टेंट है जिसके लिए पूरी कैलकुलेशन हमें सीखनी पड़ेगी, वो यहां से थोड़ा बहुत क्लियर होगा आपको कि किस तरह से मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हम इस चैप्टर से पहले तक हमेशा क्या मान रहे थे कि जितने भी मासेस हम कंसिडर करते थे दोज ऑल आर पॉइंट मासेस। उसके डायमेंशंस को डिस्कस नहीं करते थे, उसके बाकी पार्टिकल्स की मोशन को डिस्कस नहीं करते थे क्योंकि उसमें पार्टिकल ही एक था। लेकिन अब हम क्या करें, हमने इतने चैप्टर्स पढ़े और हमने एक स्टडी उसके ऊपर डेवलप की, तो अब हम जब बड़ी बॉडीज आएंगी तो उसमें उसको किस तरह से अंडरस्टैंड करेंगे, उसकी अंडरस्टैंडिंग के लिए सेंटर ऑफ मास प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। एक बड़ी बॉडी में हम लोग इस तरह से बोलते हैं कि सेंटर ऑफ मास इज अ पॉइंट वेयर द होल मास ऑफ द बॉडी इज सपोज टू बी कॉन्सेंट्रेटेड। वहां पे हम मानते हैं कि वहां पे पूरा का पूरा मास उसका कॉन्सेंट्रेटेड है, बाकी पार्टिकल्स जो हैं वो उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। मैं बात करता हूं आपके साथ एग्जांपल के थ्रू, फिर आपको अंडरस्टैंड कराता हूं। आप देखो, इसमें सबसे पहली चीज हमने जो पढ़ा था अभी तक, हमने पढ़ा कि पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास आर सी एम, आर सी ओ एम लिखो या सी एम लिखो, आर सी एम इक्वल टू M1R1 प्लस M2R2 प्लस डैश 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 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 प्लस डैश डैश डैश, ऐसा। और इसको हम थोड़ा सा अच्छे ढंग से लिखना चाहें तो इतना बार कौन लिखेगा, हम इसको इस तरह से लिखते हैं MI RI गोज फ्रॉम 1 to N, जितने आपके पार्टिकल्स हों, आपके सिस्टम के अंदर जितने पार्टिकल्स हों, अपॉन M1 सॉरी अपॉन आप कैपिटल M भी लिख सकते हो यहाँ पे, टोटल मास ऑफ द बॉडी। या आप ऐसे लिख लो, ऐसे लिख लो, ऐसे भी लिख सकते हैं, वैसे भी लिख सकते हैं, MI सारे पार्टिकल्स का सम। तो सारे पार्टिकल्स का सम क्या पूरा टोटल मास ऑफ द बॉडी हुआ या नहीं, मतलब इसको आप कैपिटल M भी लिख सकते हो। ठीक है, ये चीज़ आपने लिखी। फिर ये जो एक्सप्रेशन आपने लिखा ना, अब हम इसको डिफ्रेंशिएट करने लगे हैं और हमें मालूम है कि ये जो पोजीशन वेक्टर है, ये वेक्टर है, सब ये सब वेक्टर है। ये जो पोजीशन वेक्टर है, इसमें जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे वी गेट वेलोसिटी। तो अभी तक हम पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास के बारे में बात कर रहे थे, अब हम वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास के बारे में बात करेंगे, अब हम एक्सेलरेशन के बारे में बात करेंगे। आओ देखें कैसे इसको डिफरेंशिएट करेंगे दो बार, एक बार आपको वेलोसिटी मिल जाएगी, एक बार आपको एक्सेलरेशन मिल जाएगी, और उसको चला अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं और बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट लगाते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि क्या चेंजेस क्या आएंगी उसको ज़रा अंडरस्टैंड करेंगे। देखो, ये मैंने एक्सप्रेशंस यहाँ लिख दी है, RCM, फिर उसको डिफरेंशिएट किया तो VCM मिल गया, उसको फिर से डिफरेंशिएट किया तो ACM मिल गया, फाइन। और फार्मूला क्या बना इसको आप देख सकते हो, बड़ा सिंपल है, कुछ नहीं, R V से रिप्लेस हो जाएगा और फिर V A से रिप्लेस हो जाएगा। आपको मालूम है पोजीशन की डिफरेंशिएशन करो तो वेलोसिटी होती है, वेलोसिटी की डिफरेंशिएशन करो तो एक्सेलरेशन होती है। मैंने एक्सप्रेशन सिग्मा की टर्म्स में लिखे हैं, आपको खोल के भी लिखने आने चाहिए। जैसे मैंने VCM इक्वल टू क्या लिखा है, सिग्मा MI VI अपॉन M। आपको पता है कि ये सिग्मा MI VI अपॉन M का मतलब है M1 V1 प्लस M2 V2 प्लस M3 V3 अपॉन कैपिटल M। ठीक है, कैपिटल M की जगह भी आप M1 प्लस M2 प्लस M3 लिख सकते हो। ठीक है, फिर उसके बाद हमने क्या लिखा है यहाँ पे, ये लाइन सबसे इंटरेस्टिंग है और सबसे इंपॉर्टेंट है जो मैंने यहाँ पे लिखी है, क्या, इफ VCM इक्वल टू 0, अगर वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास 0 है। इसका क्या मतलब हुआ, 0 वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, रेस्ट, मीन्स सेंटर ऑफ मास इज एट रेस्ट। अगर सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे हो तो क्या इसका क्या मतलब है, क्या इसका मतलब है V1 V2 V3 भी 0 होंगे? नो, उनका समेशन 0 है। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इन वेक्टर क्वांटिटीज की होने की वजह से जरूरी नहीं होता कि कोई भी बॉडी, आप
मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, एक टेबल पे अपने पेन को घुमाओ, एक टेबल पे अपने पेन को घुमाओ, ठीक है, आप घुमाते भी होगे कभी खेलने के लिए, अपनी टेबल के ऊपर पेन को घुमाओ और पेन को घुमाओ और रोटेशनल मोशन दो। उसका जो सेंटर वाला पॉइंट है ना, जो उसका सेंटर ऑफ मास, वो रेस्ट पे होगा, बाकी सब घूम रहे हैं, बाकी सब घूम रहे हैं। आपका फैन, उसका जो सेंटर है वो बिल्कुल रेस्ट पे है, सेंटर ऑफ मास इज एट रेस्ट, लेकिन सारे पार्टिकल आपस में रेस्ट में नहीं है, ठीक है। तो ये एक कुछ एग्जांपल्स हैं, मैं एक और एग्जांपल आपको देता हूँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये जो मैं आपको ये वाली पॉइंट बता रहा हूँ, दिस इज अ इंटरेस्टिंग थिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड, कि अगर सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे है, इट डजंट मीन, क्योंकि हमें लगता है कई बार कि जैसे हमारा सेंटर ऑफ मास है किसके बराबर, m1v1 प्लस m2v2 प्लस m3v3, तो इसका क्या मतलब है कि अगर VCM 0 है तो v1 v2 v3 भी 0 होंगे? नो, ज़रूरी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको एक्सप्लेन भी करूंगा, आओ देखें। दो मासेस ले रहा हूं, ठीक है, दो मासेस ले रहा हूं, ये 2 kg, ये 4 kg, 4 kg वाला मास इस तरफ जा रहा है विद द वेलोसिटी ऑफ 4 kg वाला मास जा रहा है विद द वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। ये 2 kg वाला जा रहा है इस तरफ विद द वेलोसिटी ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड। अब बताओ सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी क्या होगी, फॉर्मूला लगाओ, सिग्मा। अभी दिखाया VCM का फॉर्मूला आपको, अभी VCM का फॉर्मूला दिखाया आपको, लगाओ। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कैसे निकालेंगे, VCM इक्वल टू, ये देखो -4, 2 इंटू -4 क्यों किया, आपको मालूम चलना चाहिए। अभी वेलोसिटी किस तरफ है, वो नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ, उसको मैंने -4 ले लिया, +4 की वेलोसिटी कितनी ली, +2 ली, आंसर कितना आया, 0 आया। आप कितना इंटरेस्टिंग है, ये दो, एक सिस्टम है, एक सिस्टम है जिसके अंदर दो ही पार्टिकल्स हैं, ठीक है, 2 पार्टिकल सिस्टम है। उस 2 पार्टिकल सिस्टम में 2 kg भी भाग रहा है 4 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, 4 kg भी भाग रहा है 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, लेकिन इन दोनों का सेंटर ऑफ मास हमेशा रेस्ट पे, वो एक ही जगह है, खड़ा है। जस्ट इमेजिन कितना इंटरेस्टिंग है ये चीज़। तो ये बातें हमने अंडरस्टैंड करनी है मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास में। पहली चीज़ आपको ये समझ आ गई कि अगर आपकी वेलोसिटी, अगर आपका VCM 0 है, उल्टा आप करेंगे ना, अब अगर VCM 0 है, इट डजेंट मीन कि उसके सारे पार्टिकल्स भी रेस्ट पे हैं, ठीक है, उसके सारे पार्टिकल्स भी रेस्ट पे हैं। देखो अब मैंने क्या लिखा कि अगर किसी सिस्टम के सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कांस्टेंट हो, यानी कि उस पर एक्सेलरेशन 0 हो, अगर एक्सेलरेशन 0 हो तो उसका मतलब ये नहीं है कि VCM तो कांस्टेंट होगा, VCM तो कांस्टेंट होगा, मतलब वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास तो कांस्टेंट होगी, लेकिन डजंट मीन कि बाकी सब पार्टिकल्स की भी एक्सेलरेशन जो है वो 0 है। ACOM 0 होने का मतलब नहीं है कि बाकी, वही जैसे VCM में था वैसे ही यहाँ पे है। ये बात भी आप नोट करके रखो अपने पास। एक और इंटरेस्टिंग बात आपको बताने लगा हूँ, यहाँ से देखना आप, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम हम प्रूव करने लगे हैं। आप लिख लो इसको हेडिंग डाल के, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम हम प्रूव करने लगे हैं अभी। आप लिखो इफ एफ नेट एक सिस्टम के ऊपर, एफ नेट ऑफ अ सिस्टम अगर कभी 0 हो, इसका क्या मतलब हुआ, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ एफ नेट, एफ क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। आप लिखोगे आप टोटल मास ऑफ द सिस्टम, जितने उसके अंदर पार्टिकल है उनका, कैपिटल M से हम रिप्रेजेंट कर रहे थे, कैपिटल M ही करते हैं अभी भी, कैपिटल M, ACOM इक्वल टू 0, यही मीनिंग हुआ इसका। अच्छा, M तो 0 हो नहीं सकता, इसका मतलब ACOM इक्वल टू 0 होगा, ACOM इक्वल टू 0 होगा, ठीक है, यहां से स्टार्ट करेंगे। और ऐसा सिस्टम जिसमें एफ नेट क्या हो, 0 हो, अ सिस्टम विद, आप खुद लिखोगे अच्छे से, ए सिस्टम विद एफ नेट इक्वल टू 0 मीन्स इट इज ऑल्सो नोन एज आइसोलेटेड सिस्टम। क्या बोलते हैं उसको हम, आइसोलेटेड सिस्टम बोलते हैं हम। दिस सिस्टम इज कॉल्ड आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक है, तो इफ एफ नेट इक्वल टू 0 मीन्स M इंटू COM इक्वल टू 0, ACOM इक्वल टू 0।
अब ACOM अगर जीरो हो गया, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि आपका VCOM इक्वल टू कांस्टेंट हो गया। बिल्कुल, जब ACOM जीरो है तो इसका मतलब VCOM क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया। VCOM कांस्टेंट होने का मीनिंग क्या हुआ वो भी लिखता हूं। VCOM इक्वल टू जीरो, जीरो नहीं सॉरी, VCOM इक्वल टू कांस्टेंट मीन्स, ध्यान देना, मीन्स M1V1 प्लस M2V2 प्लस डैश 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 अपॉन, यही फॉर्मूला होता है VCOM का, इधर डाल लिया करो वेक्टर यार, अपॉन M1 प्लस M2 प्लस डैश 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 इज ऑल्सो इक्वल टू कांस्टेंट। ये तो ऑलरेडी मास जो है वो कांस्टेंट ही होता है किसी भी सिस्टम का, ठीक है। तो इसलिए हम क्या बोलेंगे, M1V1 प्लस M2V2 प्लस डैश 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 इज इक्वल टू कांस्टेंट। मतलब P1, ये मोमेंटम होता है, लीनियर मोमेंटम को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? P से, वो भी वेक्टर क्वांटिटी है। P1 प्लस P2 प्लस डैश 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 इज इक्वल टू कांस्टेंट। यही होता है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, जिसको हम इस तरह से लिखते हैं। ये क्या हो गया? सारे पार्टिकल्स का लीनियर मोमेंटम, उसको मैं क्या लिख सकता हूं? इनिशियल linear momentum of the whole system is always equal to the final linear momentum of that system which contains n number of particles। इसलिए ये हमने इस तरह से लिखा, इसका it means, ऐसे लिख दो, means initial momentum of the system is equal to final momentum which proves law of conservation of लीनियर मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, इसको अच्छे से अपने पास लिख के रखो, ठीक है। इसको नोट से नहीं करना है, इसको यहीं से करना है, तभी मैंने इसको प्रॉपरली आपको लिख के दिया। तो यहां से ये प्रूव होती है। फिर इसकी एग्जांपल्स बहुत सी हैं जो नोट्स में लिखी हुई हैं, उसको भी आप पढ़ोगे, अभी मैं उसको डिस्कस नहीं कर रहा हूं, ठीक है। तो ये आ गया आपका कि इस तरह से लीनियर मोमेंटम भी जो है वो कंजर्व रहता है इन अ सिस्टम विद एफ नेट इक्वल टू जीरो। एफ नेट इक्वल टू जीरो मीन्स एक्सेलरेशन इक्वल टू जीरो, और एक्सेलरेशन इक्वल टू जीरो डजन मीन, याद रखना एक और बात, एक्सेलरेशन एक सिस्टम का जीरो है उसका मतलब ये नहीं है कि उसके सारे पार्टिकल्स की एक्सेलरेशन जीरो है। सारे पार्टिकल्स की एक्सेलरेशन जीरो नहीं है, सिर्फ उसकी खुद की एक्सेलरेशन जीरो है, सेंटर ऑफ मास की, ठीक है। तो उसी बेसिस पे हमने ये प्रूव कर दिया लीनियर मोमेंटम का। हम इस पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे, अब उसके ऊपर थोड़ा सा होल्ड और बनाने की कोशिश करते हैं कि क्या बात कर रही। जब तक आप क्वेश्चंस नहीं करोगे तब तक ये बातें आपके दिमाग में पूरी तरह से नहीं घुसती हैं, इसलिए पहले क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद हमें समझ आएगा कि यार ये क्या बात कर रहे थे बार बार। कुछ बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हैं, उसको डिस्कस करते हैं अभी। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, आपको मैं इसको अच्छे से अंडरस्टैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं बहुत आसान, लेकिन दिमाग में घुसे तो। ये एक प्लैंक है विच इज लाइंग ऑन अ सरफेस विच इज फ्रिक्शनलेस। स्मूथ का मतलब ही फ्रिक्शनलेस हो गया। और ये बॉय इस प्लैंक के ऊपर चल रहा है, तो प्लैंक खुद में जिस सरफेस के ऊपर ये बॉय चल रहा है ना, वो फ्रिक्शनलेस नहीं है। नेट फोर्स जो एक्ट कर रही है इस बॉय के ऊपर, नेट फोर्स जो एक्ट कर रही है इस बॉय के ऊपर वो जीरो है। सॉरी, इस सिस्टम के ऊपर जो है वो जीरो, बॉय के ऊपर जीरो नहीं है। इस सिस्टम के दो ही पार्टिकल्स हैं, एक बॉय और एक प्लैंक। नेट फोर्स अगर जीरो होगी तो VCOM कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट वेलोसिटी होगी, ठीक है, कांस्टेंट वेलोसिटी होगी। पहली बात, अगर VCOM रेस्ट पे है तो बाद में भी रेस्ट पे ही रहेगा। यह सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट है। ज्यादातर प्रॉब्लम्स में आपको दिखेगा कि पहले VCOM क्या है, रेस्ट पे है। अगर एक सिस्टम की प्लीज, मैंने गलत बोल दिया पहले भी, बॉय की नहीं, सिस्टम की, अगर एक सिस्टम की नेट फोर्स जीरो है,
एक सिस्टम पे नेट फोर्स अगर जीरो है तो इसका मतलब है उसकी नेट एक्सेलरेशन उसके सेंटर ऑफ मास की जीरो है। दैट मीन्स कि VCOM जीरो है। VCOM जीरो होने का मतलब हुआ कि पहले जो VCOM था, अभी क्या है, अभी बॉय तो रेस्ट पे है और आपका प्लैंक भी रेस्ट पे है, अभी कोई मोशन नहीं है इस समय, इस करंट पोजीशन पे सेंटर ऑफ मास मोशन में है क्या? नो, सेंटर ऑफ मास तो रेस्ट पे ही होगा। तो सेंटर ऑफ मास अगर रेस्ट पे है और अब ये बॉय इसके ऊपर चलता है, तो नेट फोर्स जो एक्ट कर रही है सिस्टम पे, पहले ये समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि नेट फोर्स जो इस सिस्टम पे एक्ट करेगी जब ये बॉय इसके ऊपर चलेगा वो जीरो होगी। ये समझना बड़ा इंटरेस्टिंग है कि कोई फोर्स इस सिस्टम के ऊपर, कोई नेट फोर्स कुछ नहीं लग रही। पता है आपको फोर्स इन्वॉल्व है यहां, ऐसा नहीं कि फोर्स इन्वॉल्व नहीं है। फोर्स के बिना ये चलेगा कैसे? ये जो बॉय है जब इसके ऊपर चलता है, ये जो बॉय है जब इसके ऊपर चलता है तो होता क्या है, मैं आपको बताता हूं होता क्या है। इस प्रॉब्लम को पहले नोट कर लो आप। अब इस सिस्टम के ऊपर जो नेट फोर्स अप्लाई, अब फोर्सेस इन्वॉल्व देखो, जब ये इसके ऊपर चलेगा तो यहां फोर्स लगेगी, कौन सी? फ्रिक्शन। फ्रिक्शन। और जब ये लगेगी तो इस वाले प्लैंक के ऊपर भी एक फ्रिक्शन लगेगी। तो बॉय के ऊपर क्या कोई फोर्स लग रही है? यस। क्या प्लैंक के ऊपर कोई फोर्स लग रही है? यस। बट नेट फोर्स ऑन दिस सिस्टम, कोई एक्सटर्नल फोर्स है? नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन दिस सिस्टम is zero. Only external forces are involved. सॉरी, ओनली इंटरनल फोर्सेज आर इन्वॉल्व। और वो इंटरनल फोर्सेज जो फोर्स और फोर्स है वो कैंसिल कर देंगी एक दूसरे को। नॉर्मली ये कैंसिल कर देती हैं, कॉन्टैक्ट फोर्सेस, टेंशंस, ये एक दूसरे को आपको कैंसिल करती हुई दिखाई देंगी। तो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन दिस सिस्टम इज इक्वल टू क्या है? जीरो है। कोई एक्सटर्नल फोर्स इसके ऊपर नहीं लग रही है, इस बॉय के ऊपर, सॉरी इस पूरे सिस्टम के ऊपर। इसलिए नेट फोर्स अगर जीरो है तो VCOM क्या रहेगा? कांस्टेंट। और VCOM कांस्टेंट रहने का मतलब हुआ, ध्यान से सुनना, कि अगर वेलोसिटी पहले जीरो थी तो अब भी वेलोसिटी जीरो ही रहेगी। वेलोसिटी अगर पहले जीरो थी सेंटर ऑफ मास की तो अभी भी जीरो रहेगी। और वेलोसिटी जीरो का मतलब क्या होता है? वेलोसिटी, ये देखो, ये मैं लिख के देता हूं, इसको प्लीज लिख के रखो। VCOM यहां कांस्टेंट हो गया। आप पहले इसके ऊपर लिखोगे क्या? इसके ऊपर लिखोगे क्या? इसके ऊपर लिखोगे कि इफ एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग, नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन दिस सिस्टम इज इक्वल टू जीरो, VCOM इज इक्वल टू क्या हो गया? कांस्टेंट। ठीक है, VCOM क्या हो गया? कांस्टेंट। VCOM कांस्टेंट का मतलब हो एक्सेलरेशन जीरो हो अगर किसी सिस्टम के अंदर और वो बॉडी रेस्ट पे हो तो वो रेस्ट पे ही रहेगी। और अगर वो 20 मीटर पर सेकेंड से चल रही हो तो वो 20 मीटर पर सेकंड से चलेगी। यही तो कहानी है सारी। तो सेंटर ऑफ मास इसका पहले क्या रेस्ट पे था? यस। क्या अब भी रेस्ट पे ही रहेगा? यस। क्यों रेस्ट पे रहेगा? क्योंकि नेट एक्सेलरेशन ऑन द सिस्टम इज जीरो, बिकॉज नेट फोर्स एक्टिंग ऑन दिस सिस्टम इज जीरो, एक्सटर्नल फोर्स इज जीरो। तो इसलिए आप सिस्टम पे बोलो नेट फोर्स इज इक्वल टू जीरो। क्यों? क्योंकि कैंसिल कर रही है फ्रिक्शन एक दूसरे को, कॉन्टैक्ट फोर्स है फ्रिक्शन, वो एक दूसरे को कैंसिल कर रही है। नॉर्मल रिएक्शंस भी होंगी, वो भी कैंसिल कर रही हैं। बिल्कुल नॉर्मल रिएक्शन भी तो होगी, इधर ये भी कैंसिल कर रही है। इंटरनल फोर्सेस कैंसिल कर देती हैं, मैं आपको बता रहा हूं। और जब ये चलेगा तो ये सब कैंसिल हो जाएंगी। इसलिए नेट फोर्स एक्टिंग ऑन दिस सिस्टम इज इक्वल टू जीरो, ACOM इक्वल टू जीरो। ACOM इक्वल टू जीरो मींस VCOM इक्वल टू कांस्टेंट। VCOM कांस्टेंट, ठीक है। फिर अब बताओ, अगर VCOM कांस्टेंट है, भाई पहले सेंटर ऑफ मास की क्या वेलोसिटी थी? जीरो, यानी रेस्ट पे था, तो अब भी रेस्ट पे रहेगा। और जब वो रेस्ट पे रहता है तो पोजीशन चेंज नहीं हुई, तो RCOM इक्वल टू जीरो हो गया। इसका मतलब M1R1, ये जब रेस्ट के लिए लिख रहा हूं, ये जब रेस्ट के लिए लिख रहा हूं, M1R1 प्लस M2R2 प्लस M3R3 इज इक्वल टू क्या? डैश 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 करो, इक्वल टू क्या? जीरो। ये रेस्ट के लिए, लेकिन ये रेस्ट के लिए, अगर रेस्ट पे है तो ये वाली कंडीशन लगेगी। ये वाली कंडीशन लगेगी। अगर सेंटर ऑफ मास पहले रेस्ट पे हो और एक्सटर्नल फोर्स उस पर जीरो लग रही हो तो ये वाली कंडीशन लगेगी। अब फॉर्मूला देख लो ना, RCOM का फॉर्मूला देख लो। RCOM इक्वल टू जीरो हो गया तो उसके अकॉर्डिंग वो सब जीरो आ गया। ठीक है, तो ये हमने इसमें लिख दिया। ये इस तरह से लिख लो आप, RCOM नहीं लिखो आप, इसको ना मैं बताता हूँ, ऐसे करके लिखो इसको, ऐसे करके। हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था अभी पिछले वीडियो में, वही वाला फॉर्मूला लगा रहा हूँ। अब याद है पोजीशन के चेंज होने का, जब हमने डेरिवेटिव लिया था
तो DXCOM या RCOM आपकी मर्जी है, ठीक है। XCOM इक्वल टू क्या था, M1 DX1 प्लस M2 DX2, D डाल दो आप, चेंज इन पोजीशन की बात कर रहे हैं ना, प्लस डैश 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 ई, तो ठीक है आ गया। अब ये क्या है, जीरो। नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम इज जीरो एंड इनिशियली द सेंटर ऑफ मास वाज एट रेस्ट। अगर वो रेस्ट पे ना हो फिर ये फॉर्मूला नहीं लगेगा जो मैं अभी बता रहा हूं आपको। तो ये DCOM कितना हो गया, जीरो। ये जीरो हो गया, चेंज इन पोजीशन नहीं हो रही, तो क्या बनेगा, M1 DX1 प्लस M2 DX2, ये आ गया इक्वल टू जीरो। ये नोट करो। अब देखो इस क्वेश्चन के अंदर हमने क्या करना है, ये जो आपका प्लैंक है ना, ये मान लो किसी भी डायरेक्शन में मान लो कि ये मूव कर जाएगा, जब बॉय इसके ऊपर चलेगा तो ये मूव करेगा, ठीक है। वो किसी भी डायरेक्शन में आप मान सकते हो, कोई घबराने की जरूरत नहीं, कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। थोड़ा सा लगाओगे तो आपको पता चलेगा खुद ही क्या, कि ये जो प्लैंक है मान लो थोड़ी देर के बाद यहां आ गया और बॉय उसके ऊपर चल रहा है, ये भी समझना। ये है आपका बॉय, 20 मीटर का प्लैंक है, यहां से वो शुरू किया था, ठीक है। जैसे जैसे आगे चल रहा है ये आगे ये जो प्लैंक है ये इधर की तरफ मूव करता जा रहा है, ठीक है। इस तरफ मूव, हम मान रहे हैं। आप बोलोगे सर आपको कैसे पता इसी तरफ कर रहा है, उस तरफ क्यों नहीं कर रहा, तो आप उस तरफ करके देख लेना, मैं बताऊंगा आपको। ये मान लो ये एक्स मूव कर गया, यही मुझे एक्स फाइंड करना है। तो ये बॉय चला कितना, ये चला 20 - x, समझो बात को, क्योंकि प्लैंक भी चल रहा था ना। अगर प्लैंक नहीं चलता तो ये इसको कितना चलना पड़ना था, 20, लेकिन प्लैंक भी नीचे से चल रहा है, ठीक है। तो मतलब उसकी जर्नी कम कर दी प्लैंक के चलने की वजह से, क्योंकि इसने कहाँ जाना है, अदर एंड पे। तो अदर एंड पे जाएगा तो इसने तो यहीं पे पहुंचना है ना, क्योंकि प्लैंक भी तो खिसक गया नीचे से। तो इसलिए 20 - x चलेगा ये बॉय, ये समझना है प्लीज आपने। तो ये 20 - x, तो आपका क्या बना, प्लैंक कितना चला, x। अब देखो मैं लिख रहा हूं इक्वेशन जो आपको पहले भी सिखाई थी मैंने। बॉय का वेट 50 मल्टीप्लाइड बाय 20 - x, ठीक है, 20 - x प्लस प्लैंक का वेट 10 kg मल्टीप्लाइड बाय कितना चला, -x, क्योंकि वो x की डिस्प्लेसमेंट इस तरफ है, ये बॉय चल कहां रहा है, इस तरफ चल रहा है, इक्वल टू क्या लिखेंगे, 0। इस इक्वेशन को सॉल्व करो, आप x की वैल्यू मिल जाएगी एंड x कम्स आउट टू बी, आप लिख लो, आप छोटी सी इक्वेशन है, इसको क्या सॉल्व करना है आपने, 50/3 मीटर, 50/3 मीटर। अगर कोई ये प्लैंक को इस तरफ चलाता ना तो ये बॉय चलता 20 + x, तो क्या इक्वेशन बनती, 50 × 20 + x प्लस 10 × +x इक्वल टू 0। तो उसका आंसर आना था -50/3। मतलब उसने जो पोजीशन मानी है, प्लैंक जिधर चल रहा है उधर नहीं चला है, उससे उल्टा चला है। लेकिन हमें हमारी कॉमन सेंस है कि अगर आप जब ये बॉय इसके ऊपर चलेगा तो प्लैंक उल्टी डायरेक्शन में चलेगा, ये समझना इंपॉर्टेंट था, ठीक है। आप इमेजिन करो कि किसी आइस के ऊपर, किसी स्नो के ऊपर ऐसा प्लैंक पड़ा हुआ है और आप चल रहे हो आगे की तरफ। क्यों स्नो, पता क्यों बोला, क्योंकि फ्रिक्शन थोड़ी कम होती है ना उधर, जब आइस के ऊपर आप चलते हो तो तभी गिरते हैं ना लोग। तो इसलिए जब आगे की तरफ चलोगे तो प्लैंक कहाँ नीचे उल्टी डायरेक्शन में चलता है, ठीक है। तो क्यों चलता है वो भी आपको पता चल गया, उल्टा क्यों चलता है, क्योंकि सेंटर ऑफ मास उसका पोजीशन क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। एक्सटर्नल फोर्स क्या एक्ट कर रही है सिस्टम के ऊपर। इस तरह के हम 2-4 क्वेश्चन और करेंगे, इस वीडियो में अभी कवर नहीं हो पाएंगे, ठीक है। तो फिर आपका अंडरस्टैंडिंग और डेवलप होगी। सबसे इंपॉर्टेंट बात इसके अंदर जो हमने डिस्कस की, सबसे 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 इंपॉर्टेंट बात, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन दिस सिस्टम इज 0, हैंस ACOM इक्वल टू 0। ACOM 0 होने का मतलब होता है कि सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कांस्टेंट। अब सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कांस्टेंट होने का मतलब समझते हैं। इसका मतलब होता है कि अगर वो रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही रहेगा, अगर वो 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा है तो 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ही रहेगा। लेकिन यहां पे जर्नली प्रॉब्लम्स में अभी आपको रेस्ट पे ही नजर आएगा, तो घबराना नहीं। तो रेस्ट पे ही नजर आएगा तो रेस्ट पे ही रहेगा, तो रेस्ट पे रहेगा। तो फिर मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया, कौन सा वाला अभी, इक्वल टू 0, DXCOM इक्वल टू आपका 0 आ गया। D होता है चेंज इन पोजीशन ऑफ XCM, तो वो तो 0 है। तो वहाँ से हमने ये डिराइव किया और ये इस तरह से क्वेश्चन किया, ठीक है। और क्वेश्चंस करेंगे तो और इसकी आपकी इसमें और अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। थैंक यू वेरी मच।